आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का रिवीजन। ठीक है, हमारे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर का हम रिवीजन कर चुके हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी सारे चैप्टर के वन शॉट भी कवर कर चुके हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने चैप्टर वाइज कवर किए हैं। सारे चैप्टर के जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी टिक कराए हैं, तो सभी की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए, बहुत ही कम समय में इस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे, तो आपका टाइम भी कम लगेगा। बाकी प्रैक्टिस आप खुद करिए, क्योंकि अब क्वेश्चंस जो है वो आपको खुद करना चाहिए। खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्जाम में ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर मैट्रिसेस है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपको पता ही है ये 3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है। बाकी मिसलिनियस एक्सरसाइज में सिर्फ इसकी चीजों को छोड़ के बाकी सभी कुछ आपको करना है। सबसे पहली चीज आती है कि भाई हमारी जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स क्या है। तो सिंपल सी बात है, अगर डेफिनेशन को देखें या सिंपल भी हम समझें कि कुछ नंबर्स की बात कर लें या फंक्शंस की बात कर लें, अगर उन्हीं को हम, ठीक है, उन्हीं का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अगर हम कर दें तो वही हो जाएगा आपका मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये नंबर है, ठीक है, या फिर आप देखें कॉस साइन टेन एक्स। तो फंक्शंस या फिर नंबर्स को अगर हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिख दें इस तरीके से, तो ये हो जाता है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहली चीज क्लियर हो गई, मैट्रिक्स क्या होती है। दूसरी चीज कि इसके अंदर के एलिमेंट्स क्या। तो यहां पर देखो, ये जो -2 है ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है। इसके अलावा cos x की अगर आप बात करो तो ये एलिमेंट है, sin x + 2 ये इसका एलिमेंट है। तो इसके अंदर जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं या फंक्शंस लिखे हुए हैं वो इसके क्या है, एलिमेंट्स। तो पहली चीज क्लियर हो गई, मैट्रिक्स क्या होती है। दूसरी चीज एलिमेंट्स। अब तीसरी चीज आती है रो और कॉलम। तो रो और कॉलम की अगर बात करें तो देखिए, ये इस तरीके से जो होती है ये आपकी रो होती है। तो आपने देखा कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है, और एक चीज और कि मैट्रिक्स को हमेशा हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में कुछ और दिया तो वो बात एक अलग है, लेकिन जब हम सपोज करते हैं या मैट्रिक्स लेते हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर से ही शो करते हैं। ठीक है, तो रो और कॉलम की हम बात कर रहे थे। तो आप देखें, ये इसकी रो है, तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। और क्लास में भी जब आप बैठते हैं तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग की जो लाइन होती है इस तरीके से, वो आपकी रो काउंट होती है। तो ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। तो कहने का मतलब इसके अंदर टोटल कितनी रो है, 3 रो है, राइट। अब हम कॉलम की बात करते हैं तो इस तरीके से देखें, जो वर्टिकल होते हैं ये हमारे होते हैं कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। ओके, तो आप ये चीज सीख गए कि भाई मैट्रिक्स क्या है, इसके अंदर के एलिमेंट्स क्या हैं, दूसरी चीज रो क्या है, कॉलम क्या है। ठीक है, और नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम आप देख सकते हैं। इस मैट्रिक्स की बात करें तो रो कितनी है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ रो कितनी है, 3। और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितने। ठीक है, सो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, यही होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि मान लो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कितने रो हैं, नंबर ऑफ रो, सबसे पहले नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम 3। इसकी बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2, तो 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो ये इसका हो गया ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये है। अब इसके बाद बात आती है पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की अगर आपसे पोजीशन पूछी जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये जो 2 है, -2 है, सॉरी, ये -2 की पोजीशन क्या है। तो पोजीशन को समझते हैं। जैसे कि मान लो इस तरीके से आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 3x3 की मैट्रिक्स लिया। 3x3 मतलब 3 रो 3 कॉलम। अब अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये जो 1 है इसकी पोजीशन बताइए, तो हमेशा ध्यान रखिए कि पहला एलिमेंट, जैसे कि मान लो ये 1 है तो इसकी पोजीशन रहेगी पहली रो पहला कॉलम। यहाँ का एलिमेंट पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। तो आप खुद देख रहे हैं क्योंकि ये पहला कॉलम है, ठीक है, ये पहली रो है और पहला कॉलम है, ये पहली रो है दूसरा कॉलम है, ये पहली रो है तीसरा कॉलम है। इस तरीके से चीज चलती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ की बात करें तो ये दूसरी रो पहला कॉलम, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो तीसरा कॉलम। इस तरीके से यहाँ की अगर बात करें इस तरीके से, तो ये तीसरी रो पहला कॉलम, ये तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये तीसरी रो तीसरा कॉलम। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का जो पोजीशन है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर देखो तो आप खुद देख लो, ये पहली रो और पहली कॉलम का एलिमेंट है, तो आप बोल दोगे पहली रो पहला कॉलम 1 1। इसकी बात करूं तो आप देख लो कौन सी रो है, पहली रो है, तो पहली रो, कॉलम कौन सा है आप देख रहे हो, दूसरा कॉलम है, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 1 2। इस तरीके से आपको देखना है। तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपको पता चल गई, तो आराम से आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बता सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करेंगे हम आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की।
तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आती है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती हैं। तो यहां पर वही बोला गया है और एग्जांपल से भी आप देखो, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम रहे उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में भी वही है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो। तो आप देख रहे हैं ये एक ही रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो 1 2 3 4 और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो सिर्फ एक ही होनी चाहिए। तो ये हो गई आपकी रो मैट्रिक्स, सिंपल। अब आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि जितनी रो उतने ही कॉलम, समझ गया बात को। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो वही अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम is said to be square matrix and m cross n matrix is said to be square matrix if m equal to n। तो वही बात है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हैं तो इस तरह की मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप देखो कितनी रो हैं इसमें 3, कितने कॉलम है इसमें 3, तो 3/3 की मैट्रिक्स है। या फिर आप m क्रॉस n तो यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पर m/m भी लिख सकते हैं या फिर n/n भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, m इक्वल टू हो जाता है n, राइट। सो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गए। अब एक चीज का ध्यान दो, स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे आपकी आती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होने से पहले जरूरी होता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आपकी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की ही आपकी स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है। इस चीज का अपने को ध्यान देना है, समझ गए बात को। तो ये सारी चीजें, ये 3 जो आप पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स, ये तीनों आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सबसे पहले। तो अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इसके डायगोनल पर सिर्फ एलिमेंट हो, बाकी सारे के सारे एलिमेंट 0, तो डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। यानी कि डायगोनल एलिमेंट ये रहेंगे, तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर जो सारे एलिमेंट रहेंगे वो नॉन डायगोनल एलिमेंट रहेंगे, वो सारे के सारे 0 होना चाहिए। अब एक चीज का ध्यान दो कि यहाँ डायगोनल एलिमेंट जो भी रहेंगे ये कुछ भी हो सकते हैं, आपके कोई भी नंबर, लेकिन इनके अलावा जो भी नंबर रहेंगे आप देख रहे हैं ये 0। तो देखो यहाँ पर ये 2/2 की मैट्रिक्स है आपकी, यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट आपके कुछ भी, लेकिन बाकी एलिमेंट आपके 0। यहाँ पर देखो 3/3 की मैट्रिक्स है ये, ठीक है। देखो 2 रो 2 कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुई ना। यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम, तो ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स हुई ना। तो यहाँ पर आपने देखा ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये 3/3 की है। वैसे भी सिलेबस में आपके सिर्फ 2/2 3/3 की मैट्रिक्स ही है। ओके चलो, सो डायगोनल मैट्रिक्स समझ गए कि बस डायगोनल के अलावा जो सारे एलिमेंट रहे वो क्या रहे, 0। अब आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब कि डायगोनल पर कोई ना कोई स्केलर रहे, लेकिन वो एक ही कोई स्केलर होना चाहिए, अलग अलग एलिमेंट नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स में आपने क्या देखा कि डायगोनल पर बस एलिमेंट होने चाहिए, वो कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं। लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है ना, उसके डायगोनल पर एक जैसा ही एलिमेंट होना चाहिए, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या रहेंगे, 0। इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे √3 यहाँ हो सकता है 5 5 5 6 6 6, या फिर कुछ भी, कोई भी आपका स्केलर होना चाहिए लेकिन सेम एलिमेंट, ठीक है, बाकी सभी 0। अब बात आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह की मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल पर सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, हमेशा 1 1 1। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है आप देख पा रहे हैं ये क्या रहेंगे, आपके 0 0 0। तो यहाँ पर देखो डायगोनल पर 1 1, बाकी सभी 0, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर भी देखो आप, देखो 1/1 की मैट्रिक्स है तो यहाँ तो एक अपना एलिमेंट है, ठीक है। 2/2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्केलर में -1 है, बाकी सभी 0। यहाँ पर देखा आपने √3 सेम होना चाहिए आपके स्केलर मैट्रिक्स में, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी समझ गए। अब आगे बढ़ेंगे, 0 मैट्रिक्स तो नाम से क्लियर हो रहा है कि 0 मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या रहे, 0। सो यहाँ पर देखो 1/1 की मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट 0, 2/2 की मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट 0, यहाँ पर ये क्या है अपनी 2 रो 3 कॉलम, तो 2/3 की मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट 0। तो 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1/1 की भी हो सकती है, 2/2 की भी हो सकती है, ये आपकी 2/3 की है। तो इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट सारे के सारे 0 रहे वो हो गई आपकी 0 मैट्रिक्स। ओके, समझ गए बात को। अब आगे चलेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, 2 मैट्रिक्स की इक्वालिटी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो कि 2 मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी जब वो सेम ऑर्डर की रहें, जब वो सेम ऑर्डर की रहें। जैसे कि अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को देखो तो सबसे पहले इनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आपने देखा 2 रो 2 कॉलम, इसके भी 2 रो 2 कॉलम, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। जैसे कि 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां पर रहेगा तो ये 2 है, सेम है, इक्वल है। 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां आपने देखा 3 है, मतलब इक्वल है। यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट
भी इक्वल होने चाहिए, तभी जाके आपकी जो दो मैट्रिक्स रहेंगी वो इक्वल रहेंगी। समझ रहे हैं बात को? दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी जब उनका ऑर्डर सेम हो, दूसरी चीज उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो इक्वल हों। ठीक है, अब इसी के लिए अगर अपन एक एग्जांपल करें, जैसे इस एग्जांपल को अगर आप देखो तो हालांकि इक्वलिटी मैट्रिक्स का यूज करके हम कई सारी चीजें सॉल्व करते हैं। जैसे इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स ये है आपकी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बीच में क्या लगा है, देखो इक्वल लगा है। इक्वल लगा है मतलब दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड, मतलब कि हमको ये बोला जा रहा है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये इक्वल हैं। अब आप यहां से ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो। तो हमको ये चीज पता है क्या, कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हैं जब उनके ऑर्डर इक्वल है। तो खैर ऑर्डर तो हमको दिख ही रहा है कि ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। हालांकि यहाँ पर बोला ही गया है कि इक्वल है, तो मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहेंगे। तो देखो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो x + 3 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3। इसके बाद z + 4 किसके इक्वल रहेगा, 6 के इक्वल रहेगा, तो 4 उस तरफ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, तो 6 - 4 हो जाएगा, 2z की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। इसी तरीके से करना, 2y - 7 = 3y - 2, इधर से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद 6 = 6, इधर से कुछ मिल नहीं रहा है। a - 1 = -3, तो -1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी -2, तो ये आ गई। इस तरीके से करना है। 0 = 2c + 2, यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाएगी। b - 3 = 2b + 4, यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी। 21 = 21, और ये तो भाई, तो अपने को मेन तो एक्स वाई जेड और एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अपने को पता था दोनों जो आपकी मैट्रिसेस हैं ये दोनों इक्वल हैं, दोनों मैट्रिक्स, इसीलिए दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, और उस कंडीशन का यूज करके हमने ए बी सी और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो आई होप आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही सेम चीज है कि अपने को दो मैट्रिक्स दिए हैं, ये दोनों इक्वल हैं, और बोला ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करो, तो वो तो कर ही लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 3.1 तो आप अब कर ही लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। मैट्रिक्स, ऑर्डर, एलिमेंट्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इन सभी का यहाँ पर यूज होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, तो दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फटाफट से करेंगे। सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को ऐड करना। लेकिन दो मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हो जब वो दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये सेम ऑर्डर की हूं। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इनमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो ही ऐड होते हैं। समझ के बात को? जैसे इधर से अपन समझे तो जैसे ये अपनी एक मैट्रिक्स है, ये अपनी दूसरी मैट्रिक्स है। अगर दो मैट्रिक्स को हमको ऐड करना है तो कैसे करोगे आप? 80 में ये 90 ऐड करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 60 में 50 ऐड करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 75 में 70 ऐड करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 65 में 55 ऐड करोगे, 90 में 75 ऐड करोगे, 85 में 75 ऐड करोगे। तो ये इस तरीके से आपको दिख ही रहा होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, लेकिन एडिशन के लिए क्या जरूरी है? दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं वो सेम होने चाहिए, तभी जाके इनका एडिशन एग्जिस्ट करेगा, डिफाइन होगा। ओके, सो देखिए अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फटाफट से इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने इस एग्जाम्पल को लिख के रखा हुआ है। अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो कैसे करोगे? मैंने अभी आपको बताया कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, तो √3 में 2 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + √3। 1 में √5 ऐड हो जाएगा, तो 1 + √5। -1 में 1 ऐड हो जाएगा, तो -1 + 1 हो जाएगा 0। 2 और -2 ऐड हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 0। 3 और 3 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। 0 और हाफ ऐड होगा, तो ये हो जाएगा हाफ। इस तरीके से आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है। चलिए अब आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो देखिए अभी हमने इस एग्जांपल में समझा कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन भी वही सेम होगा। अगर दो मैट्रिक्स a - b करना है तो सीधी सी बात है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही हम माइनस करेंगे। ओके, चलिए सो अब अपन आते हैं आगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, मतलब कि अगर कोई नंबर है, कोई स्केलर है, उसका मल्टीप्लाई अगर हमको करना है किसी मैट्रिक्स में, समझिएगा किसी एक स्केलर मतलब कोई एक एलिमेंट होगा जिसका मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि सारे के सारे एलिमेंट्स में उस स्केलर का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 रो हैं इसमें और 3 कॉलम में, तो 3/3 की ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में हम स्केलर 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये 3 लिखा और ये मैट्रिक्स ए लिखी। अब इस 3 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 3 × 3 = 9।
ठीक है। 3 का करेंगे 1 में तो 3 1 जार 3, 3 का करेंगे 1.5 में तो 4.5, 3 का करेंगे √5 में तो 3√5, 3 7 जार 21, 3 इंटू -3 -9, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 0 0 और इसके बाद 3 इंटू 5 15। तो अगर किसी नंबर का किसी स्केलर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करना है तो हर एक एलिमेंट में उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। सेम वही रहेगा, मान लो अगर आपको डिवाइड करना है 3 से तो सारे के सारे एलिमेंट में जो है वो 3 से हम डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन समझ गए, वैसे ही आपका डिवीजन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है अपना, इस एग्जाम्पल को कर लेंगे तो आपको थोड़ी और चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो देखिए हमने यहाँ पर एक जो है एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर हमको 2a माइनस बी फाइंड करना है, मतलब कि 2 स्केलर से a में हमको मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले 2 और यहाँ पर अपन ने लिखा मैट्रिक्स a 1 2 3 2 3 1 और माइनस और फिर हमारी बी मैट्रिक्स 3 -1 3 -1 0 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 इंटू ए, तब 2 का अपन ए में मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 माइनस ये मैट्रिक्स अपनी 3 -1 3 -1 0 2। तो स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं समझ गए। अब दो मैट्रिक्स को कैसे डिवाइड नहीं सबट्रैक्ट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 -3 4 -+1 6 -3, इसके बाद 4 -+1 6 -0 और ये हो जाएगा 2 -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 -3 हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0। समझ गया बात को। तो इस तरीके से, ये तो खैर सिंपल सी चीज़ थी, बट हमने सिर्फ समझा कि किसी स्केलर से आप किसी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करोगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज। तो कम्यूटेटिव लॉ, तो सीधी सी बात है, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर हमारे दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और दोनों ही सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं तो उस कंडीशन में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब कम्यूटेटिव लॉ जो है वो यहाँ पर लग सकता है। अगर दो मैट्रिक्स आपकी कैसी हैं, सेम ऑर्डर की हैं, तब आप a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कर सकते हैं, ये एप्लीकेबल होगा। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ में भी वही चीज है कि अपने पास तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी, लेकिन ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर सेम ऑर्डर की तीन मैट्रिक्स हैं तो यहां पर एसोसिएटिव लॉ लग सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, हम उसमें कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें जिससे हमको वही एलिमेंट वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो सीधी सी बात है, ए मैट्रिक्स में आप ऑब्वियसली जीरो मैट्रिक्स ऐड करोगे, या जीरो मैट्रिक्स में आप ए मैट्रिक्स ऐड करते हो तो आपको वही की वही मैट्रिक्स मिलती है। इसीलिए ये जो हमारी जीरो मैट्रिक्स होती है ये हमारी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स मतलब कि किसी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें जिससे कि हमको जीरो मैट्रिक्स मिले। तो सीधी सी बात है, उस मैट्रिक्स में हम उसका नेगेटिव ऐड करेंगे तो हमको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, या फिर नेगेटिव मैट्रिक्स में हम हमारी मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो हमको जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसीलिए ये जो हमारा नेगेटिव ऑफ ए, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। समझ गए बात को। चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए कुछ नहीं है, सिंपल सी हैं, ये तो अपने को पता ही है। यहाँ पर क्या है, के ए प्लस बी, तो सीधी सी बात है ये जो आपका स्केलर है के, ये इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो के ए प्लस के बी। दूसरा बात करें तो यहाँ पर क्या है, के प्लस एल, तो के प्लस एल, के भी एक स्केलर है, एल भी एक स्केलर है और ए अपना एक मैट्रिक्स है। तो सीधी सी बात है, ये ए मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए का अपना एल के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के ए प्लस एल ए। समझ गए बात को। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब आता है अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं और इसमें कई बच्चों को दिक्कत भी होती है, तो अपन क्लियरली इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो सबसे पहली चीज तो कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं जिनका मल्टीप्लाई हमको करना है तो वहां पर दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइन है भी कि नहीं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा। वो कैसे चेक करोगे, लेट सपोज देखिए आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए और बी। अब अगर हमको बोला है कि इन दोनों मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लाई करो, तो उससे पहले आपको ये देखना होगा कि ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है कि नहीं। तो ये कैसे करोगे, सबसे पहली चीज तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर देखो आप, तो इसमें कितनी रो है, 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/3। ठीक है, इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें कितनी रो हैं, 3 रो हैं, 2 कॉलम हैं, तो ये हो गया 3/2। ठीक है, तो अब आप
इनके ऑर्डर से ही चेक कर सकते हो कि इनका मल्टीप्लिकेशन जो है ये डिफाइन है कि नहीं। तो इसके लिए जरूरी ये होता है कि पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी जाके दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। समझ रहे हैं बात को, कि आपकी जो फर्स्ट मैट्रिक्स रहेगी उसका नंबर ऑफ कॉलम, समझ रहे हैं बात को, इक्वल होना चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, तभी जाके मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहां पर डिफाइन होगा। समझ गए इतनी बात को। और तीसरी चीज कि आप इससे जो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा, उसका ऑर्डर क्या रहेगा, ये जो एंड वाले हैं 2/2। तो ये जो एंड वाले रहते हैं इससे आपको पता चलता है कि जो आपकी मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2/2। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसको अपन थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे। ध्यान दीजिए कि ये आपकी पहली मैट्रिक्स है, ये आपकी दूसरी मैट्रिक्स है। हमने सबसे पहले तो चेक कर लिया कि इसकी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, इसकी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन तो डिफाइन है। अब मल्टीप्लिकेशन करना कैसे समझिए। सबसे पहले तो आप क्या करो, आपकी जो पहली रो है, पहली रो को फिक्स कर लो, पहले मैट्रिक्स की पहली रो को। तो अपन ने क्या किया, इसको अपन ने ये कर लिया फिक्स। अब फिक्स करने के बाद क्या करना है कि इसकी जो पहली रो है इसका मल्टीप्लाई इसके पहले कॉलम में करना है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करना है। समझ रहे हैं बात को, जैसे कि यहां पर ए का होगा, यहां पर बी का होगा और यहां पर सी का होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए यू प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी वाई, ऐसे करना है। समझ गए बात को। तो यहां पर अपन लिखते हैं सबसे पहले ए यू प्लस बी डब्ल्यू प्लस सी वाई, ये अपना पहला एलिमेंट हुआ। समझ रहे बात को। अभी अपनी पहली रो ही चल रही है, जितने भी कॉलम होंगे पहले सब में इसका मल्टीप्लाई होगा पहली रो का। तो पहली रो का मल्टीप्लाई अपन ने पहले कॉलम में कर दिया। अब ये इसी का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम में करेंगे। अगर तीसरा या चौथा कॉलम भी होता, मतलब अगर अपने ऑर्डर के हिसाब से तीसरा या चौथा कॉलम भी होता, तो अपन उनमें भी मल्टीप्लाई इसी तरीके से करते। मतलब मैं आपको समझा रही हूं कि अगर यहाँ पर नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम बढ़ते हैं तो कैसे करना है। ठीक है, तो पहली रो का अपन इधर मल्टीप्लाई कर लिया, अब इधर करो, तो इधर ए का, इधर बी का और इधर सी का, तो ये हो जाएगा ए वी बी एक्स सी जेड। ओके, समझ गए। तो पहली रो का काम खत्म। अब पहली रो को हटाओ, अब दूसरी रो की बात करते हैं अपन। पहली रो का सारे के सारे कॉलम में हो गया, अब दूसरी रो, तो दूसरी रो का पहले कॉलम में करेंगे, फिर दूसरे कॉलम में करेंगे। तो चलो कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर हो जाएगा आपका डी ई एफ, पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी यू प्लस ई डब्ल्यू प्लस एफ वाई, फिर डी वी ई एक्स एफ जेड। और आप खुद देख पा रहे हैं आपकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 2/2। ऐसे करना है। समझ गए बात को। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल करेंगे। देखिए ये आपकी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये आपकी 2/3 की मैट्रिक्स है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, मतलब जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो तो डिफाइन है। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी आपकी 2/3 की, मतलब 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, चलिए तो इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कितनी रो कितनी कॉलम का आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। चलिए सबसे पहले पहली रो की बात करते हैं। पहली रो का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 प्लस 9 × 7, तो ये आ गया 12 प्लस 63, जिससे आपको मिल गया 75, डायरेक्ट कर लिया अपन। ठीक है, फिर आप इसी का मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो 6 × 6 प्लस 9 × 9, तो ये आ गया 6 6 36, 9 9 81, तो जो कि ऐड करके 117। अब पहली रो अभी देखो, अभी इधर हुआ है मल्टीप्लाई, इधर हुआ है, अब इधर होगा, तो 6 × 0 तो 0 हो गया, और 9 × 8 तो ये हो गया 9 8 72। क्लियर। तो पहली रो का काम खत्म, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। देखो 3 एलिमेंट मिल गए पहली रो में। ठीक है, अब चलो 2 3 दूसरी रो, तो 2 3 का करेंगे इधर 2 7 में, तो 2 2 4 7 3 21, तो ये आ जाएगा आपका 25। ठीक है, अब इधर करेंगे तो 2 × 6 12 और 3 × 9 27। समझ के बाद को, तो 39 आ गया। फिर इसके बाद इसी रो का भी तीसरे कॉलम में भी करना, तो 2 × 0 0 8 3 24, तो ये आ गया। तो आप देखो इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। इस तरीके से मल्टीप्लाई
करना है। ठीक, चलिए अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले की बात करें, फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी वी हैव ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी वेन एवर बोथ साइड्स ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की भी अगर बात करें तो यहाँ पर अगर तीन मैट्रिक्स हैं तो यहाँ पर ए बी प्लस सी है तो ऑब्वियसली ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, और ए प्लस बी सी है तो ये हो जाएगा आपका ए सी और प्लस बी सी। ठीक है, इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो सीधी सी बात है कि आप किसी मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपको वही की वही मिल जाए, तो ऑब्वियसली आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ गए बात को। चलो इसके बाद अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल को करते हैं और इस तरह के एग्जाम्पल पूछे भी जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, हमको बोला है शो दैट ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स यानी जीरो। तो सबसे पहले ए क्यूब अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले ए का मल्टीप्लाई ए से करना होगा, तो आपको ए स्क्वायर मिलेगा, फिर ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए से करोगे तब जाके आपको ए क्यूब मिलेगा। तो यहाँ पर हमने वही किया, ए स्क्वायर किया, ए स्क्वायर करने के लिए इसी मैट्रिक्स का इसी में मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका इधर करोगे तो 19 मिल गया, फिर इसी का इधर करोगे तो 4 मिल गया, फिर इसी का इधर करोगे तो 8 मिल गया। ठीक है, फिर दूसरी रो का इधर करोगे तो ये मिलेगा, इधर करोगे तो ये मिलेगा, इधर करोगे तो ये मिलेगा, फिर तीसरी रो का, ठीक है, रो को आपको सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करना, फिर तीसरी रो का इधर करना है तो 14, इधर करोगे तो 6 और इधर करोगे तो 15, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो दोनों मैट्रिक्स ए इंटू ए का आपको ये मिल गया ए स्क्वायर, फिर जो ए स्क्वायर आया है उसी का ए में मल्टीप्लाई कर दो आप तो आपको ये मिल गया, यानी ए क्यूब मिल गया, ए क्यूब मिल गया। अब अपन इसी को उठाओ, ये उठाया, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा, ए क्यूब माइनस 23a, तो ये 23 स्केलर है और ये अपना ए मैट्रिक्स है, तो ये स्केलर का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में होगा, माइनस 40i, आई क्या था अपना आइडेंटिटी एलिमेंट, अब आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये जिस अपने पास जो मैट्रिक्स हैं जो ऑर्डर इनका है वही अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा। अपने पास 3x3 की मैट्रिक्स है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अपन 3x3 की लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट रहेंगे 1 1 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट रहेंगे 0। ठीक है, चलिए सो इस तरीके से आप देखो ये तो अपना एज इट इज है, 23 का यहाँ सभी जगह एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस सहित कर दिया अपन ने, माइनस 23 का सभी जगह कर दिया, बीच में इधर अपन ने प्लस लगा दिया, बाकी माइनस 40 का सभी जगह कर दिया, बीच में इधर प्लस लगा दिया। आप तीन मैट्रिक्स को क्या हम ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, 63 माइनस 23 माइनस 40 तो ये आ गया 0, 46 माइनस 46 0 और 0 प्लस 0 0। ठीक है, 69 माइनस 69 0, 0 प्लस 0 0। तो इस तरीके से आप सभी एलिमेंट को जब ऐड करोगे तो सारे के सारे एलिमेंट आपको 0 0 0 मिल जाएंगे, मतलब 0 एलिमेंट मतलब कि 0, और यही तो आपको शो करना था। समझ गए बात को। चलिए सो इस तरीके से 3.2 एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज बड़ा ही आसान सा है, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है ए बी सी एक्स वाई जेड, ये मैट्रिक्स है, इसका अगर आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है तो अगर मान लो ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज को आप डैश या फिर उस पर टी लगा के शो करते हो, तो कुछ नहीं, जो रो है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो ए बी सी, पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हो। तो ये अपन ने वही किया, ये अपने पास ए मैट्रिक्स थी तो यहाँ पर आपने देखा 3 5 रो थी, 3 5 कॉलम हो गया, रूट 3 1 ये कॉलम हो गया और 0 माइनस 1/5 ये हो गया। समझ गए बात को। चलिए अब प्रॉपर्टीज की अपन बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है, अगर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज करके वापस से ट्रांसपोज कर दिया तो आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। इसके बाद अगर आपके पास के ए डैश इस तरीके से है तो के आपका जो कांस्टेंट है वो बाहर और ए डैश। ठीक है, इसके बाद ए प्लस बी का होल डैश, यानी कि अगर दो मैट्रिक्स का सम है और इस पर अगर आपका ट्रांसपोज लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा अलग होता है कि अगर आपके पास ए बी का ट्रांसपोज है तो जब आप इसको ओपन करोगे तो उल्टा ओपन होएगा, ये बी डैश ए डैश। इसका हमेशा ध्यान रखना है, कई बार प्रूव करने के लिए भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए सिंपल बहुत होते हैं लेकिन कई बार अगर हम इनको करके नहीं जाते छोटी छोटी चीज़ों को तो छूट जाती हैं चीज़ें। चलिए तो अब जो पहला आपका एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 20, इसी से हम सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, पहली चीज़ हमको यही शो करने के लिए बोली गई कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज जरा फाइंड करते हैं अपन, रुको
ए का मैंने ट्रांसपोज किया, क्या आ जाएगा 3√3(2)4(2)0। अब इसी ट्रांसपोज का वापस से ट्रांसपोज अगर कर दूं तो क्या आ जाएगा 3(4)√3(2)2)0। तो अब आप खुद देखिए कि ये आपकी यही के ही मैट्रिक्स नहीं आ गई। तो पहली चीज तो यूं ही प्रूव हो गई। अब a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले इन दोनों का सम करो, इसको हटाते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ए और प्लस बी इन दोनों का सम करो, तो यहाँ पर ये पहला वाला तो हो गया। सबसे पहले ये ए है ये बी है, दोनों का सम किया तो 3 + 2 5√3 - 1 और 2 + 2 4 और 4 + 1 5, 2 + 2 4, 0 + 4 4, दोनों का सम कर लिया। अब इनका ट्रांसपोज करोगे तो ये देखो ये अपनी जो रो है ये कॉलम बन गया और ये वाली रो ये अपना कॉलम बन गया। ट्रांसपोज कर लिया तो पहली चीज LHS हो गया, ये अपना LHS हो गया। ठीक, अब RHS में क्या बोला था, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज अपन फाइंड करेंगे, ये रहा ए, इसका ट्रांसपोज करो तो ये और ये रो को अपन ने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। बी का ट्रांसपोज तो यहाँ पर देखो ये रो थी ये कॉलम, ये वाली रो को अपन ने ये कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब दोनों का सम कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो 3 + 2 5, 4 + 1 5, √3 और -1 को ऐड करो तो √3 - 1, 2 + 2 4, 2 + 2 0, 0 + 4 4। तो अब आप एक चीज देखो यहाँ पर ये अपना क्या आया RHS, दोनों को देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आ गई। इस तरीके से काम करना है तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तीसरी चीज क्या थी यहाँ पर, तीसरी चीज ये है, तो ये तो खैर आप कर ही लोगे तो ये हो गया। ठीक है, तो आई होप ट्रांसपोज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब एक और एग्जाम्पल जरा फटाफट से हम देखेंगे। देखिए तो ये अपने फोर्थ वाला अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांसपोज की कि ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इक्वल टू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश। तो सबसे पहले देखो ये ए है अपने पास और ये बी है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे ए बी फाइंड करेंगे, यानी ए और बी का मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो अपने को मिल गया ए बी मिल गया। अब इसी का ट्रांसपोज यहीं कहीं कर लो तो ए बी का ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा, देखो जरा -2 -6 12, 4 12 -24 और 5 15 और ये माइनस का 30। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इनका ट्रांसपोज कर लिया। अब क्या करेंगे बी और ए का ट्रांसपोज करके बी डैश ए डैश फाइंड करेंगे। तो ध्यान दो, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज किया, ये ए है तो ये पूरी की पूरी रो थी, पूरा का पूरा कॉलम में कन्वर्ट हो गया, राइट। फिर इसके बाद बी पूरा का पूरा रो में था तो पूरा का पूरा कॉलम में हो गया। तो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज कर दिया, हमको चाहिए बी डैश ए डैश, तो ये अपन ने बी डैश लिखा ये, और फिर यहाँ ए डैश लिखा ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो अपने को यहाँ पर ये जो मिला ये बी डैश ए डैश मिल गया। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो ए बी डैश है यही का यही सेम टू सेम है। देखो 2 4 5 -6 12 15 12 -24 -30, तो इससे हमने ये शो कर दिया। ठीक, चलिए तो ट्रांसपोज भी खत्म। अब बारी आती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंपल सी मैट्रिक्स होती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कह सकते हैं जब अगर हम उसका ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने पर हमको वापस से हमारी वही की वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो मैट्रिक्स होती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ के बात को, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हो तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लिख देती हूँ, √3 2 3, यानी कि ये पहली रो को अपन ने पहले कॉलम में लिख दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में 2 -1.5 और -1 और 3 -1 1। तो आप एक चीज देखो, ये हमने ए हमारे पास था और ये हमने ए का ट्रांसपोज किया, लेकिन आप देख पा रहे हैं ये दोनों ही इक्वल हैं, मतलब कि ए का ट्रांसपोज और ए दोनों ही इक्वल हैं। इस कंडीशन में आपकी जो मैट्रिक्स रहेगी वो रहेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब दूसरी चीज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो वो मैट्रिक्स पूरी की पूरी वही रहेगी, सिर्फ वो नेगेटिव मैट्रिक्स आएगी, तो वो हो जाएगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज और ध्यान रखना है कि जो उसके डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट रहते हैं वो क्या होते हैं, 0। सो यहाँ पर वही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू -a, मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो उसका निगेटिव मैट्रिक्स हमको मिलता है, तो ऐसी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ये क्या होते हैं, सारे के सारे अपने 0। तो यहाँ पर देखो ये डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, 0। ठीक है, अब इसी पर दो थ्योरम हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए।
ठीक है। तो जब डिटेल वीडियो में हमने इसको पढ़ा था तो इन सारी चीजों को हमने प्रूव भी करा था। तो इस यहां पर ध्यान दें कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और अगर हमने उस मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज ऐड कर दिया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और अगर उस मैट्रिक्स में हमने उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। और अगर हमने मैट्रिक्स में उसके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक, समझ गए? तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर्स एंट्रीज ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरी थ्योरम से आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन? कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी और आपको बोला कि आप इस मैट्रिक्स को शो करो किसके फॉर्म में? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में। मतलब कि आपके पास सिमेट्रिक प्लस स्क्यू के फॉर्म में आप उस मैट्रिक्स को शो करो। तो कैसे करोगे? आप क्या करोगे? मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का सम और 2 से डिवाइड, मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमको पता है कि उसी मैट्रिक्स में अगर हम उसका ट्रांसपोज ऐड कर दें तो सिमेट्रिक हो जाएगी, मैट्रिक्स में उसी का हम ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। बस उसी का तो हमको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में। लेकिन उसके लिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को देखिए, हमारे पास ये मैट्रिक्स है बी और हमको बोला गया है एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आप बी मैट्रिक्स को कैसे एक्सप्रेस करो? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में। तो क्या करेंगे हम? ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास बी, ठीक है, तो बी मैट्रिक्स में बी का ट्रांसपोज ऐड कर देंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे, या फिर यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 बी प्लस बी डैश। तो ये सिमेट्रिक हो गई। और फिर मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई और दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पे आपको यही की यही मैट्रिक्स मिलेगी। अगर आपने ये शो कर दिया तो ये चीज आप शो कर देंगे, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले ये बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। ये रो, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया, तो ये ट्रांसपोज हो गया, ठीक। अब हमने क्या किया? बी प्लस बी डैश किया और 1/2 तो अपना बाहर ही है तो 2 से अपन डिवाइड कर देंगे। तो 2 मैट्रिक्स, इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दोगे और 1/2 2 से सभी जगह डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास। और इसी को अपन ने, देखो अपन ने क्या किया? बी प्लस बी डैश यानी सिमेट्रिक को अपन ने एक मैट्रिक्स बी से पी से शो करना है ये। अब फिर हमने क्या किया कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने क्या किया? ये फाइंड किया 1/2 बी माइनस बी डैश। तो ये हमको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गई और इसी को हम क्यू से शो कर रहे हैं। अब दोनों को हम ऐड करेंगे। हमने दोनों को ऐड कर दिया। ऐड जब हमने किया दोनों मैट्रिक्स को, किसको? 1/2 बी प्लस बी डैश प्लस 1/2 बी माइनस बी डैश, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमको जो मैट्रिक्स मिली वो हमारी बी मैट्रिक्स ही थी। तो इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को। समझ गए बात को? चलिए, तो इस तरीके से जो एक्सरसाइज 3.3 है ये भी आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। बाकी 3.4 जो है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो हैं ऑफ अ मैट्रिक्स, ये 2022-23 CBSE के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपका ये खत्म होता है। इतना ही सिलेबस में था। हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, क्या क्या चीज़ें इसमें थी, छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो हमने सारी समझ ली और कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने तुरंत के तुरंत समझ लिए। तो आई होप कि आपका इस चैप्टर का रिवीजन हो गया होगा अच्छी तरीके से। बाकी इसके क्वेश्चंस की फटाफट से प्रैक्टिस कर लीजिए और ये चैप्टर खत्म, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।